वैदिका लक्ष्मी जी का बेटा उन्हें रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल लेकर गया। उनके चोट लगने के कारण कमर में बहुत दर्द था, लेकिन जब रिपोर्ट आई तो उसमें लिखा था कि उनके खाने में नशीली दवाइयाँ मिलाई गई हैं। बेटे को अपने घर की नौकरानी पर शक हुआ, तो वह सुनकर नौकरानी रोने लगी और उसने कहा, अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं तो मैं ये खाना खा लेती हूँ। और जैसे ही उसने खाने का चम्मच मुंह में रखा, वैदिका लक्ष्मी जी के पति अनुराग वर्मा की नौकरी इलाहाबाद लग गई, इसीलिए वे इलाहाबाद में आकर बस गए। उनके दो ही बेटे थे, राहुल और अजय, जिनका पालन पोषण उन्होंने बड़े नाजों से किया था। अनुराग वर्मा ने सोचा था कि दोनों बेटों को देश से बाहर भेज देंगे, लेकिन उनका बड़ा बेटा अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और माँ के बिना नहीं रह सकता था, इसीलिए उसने जाने से मना कर दिया। अब रह गया छोटा बेटा राहुल, तो वह भी वैसे भी मनमौजी था, अपनी मर्जी करने वाला। इसीलिए अनुराग चले गए, क्योंकि उन्हें बिजनेस के सिलसिले में जाना था और उनका जाना ज़रूरी था। वैदिका लक्ष्मी और उनका बड़ा बेटा घर पर ही रहते, जबकि राहुल सारा दिन आवारागर्दी करता रहता। अजय रोज़ यूनिवर्सिटी चला जाता और शाम में अपने लिए बिजनेस सेट करने की कोशिश करने लगता। वह अपनी माँ से कहता था कि जैसे ही मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, पापा मुझे अपने पास बुला लेंगे। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि पहले ही यहाँ छोटा सा अपना एक बिज़नेस शुरू कर लूँ, क्योंकि मैं आपसे दूर नहीं जाना चाहता। वैदिका लक्ष्मी भी बेटे के इस प्यार पर बड़ी खुश होती। उन्हीं दिनों घर में अजीब से हालात हो गए। बड़ा बेटा छोटे को समझाता तो वह आगे से लड़ना शुरू कर देते। उसे शुरू से ही ये लगता था कि माँ बड़े बेटे को उससे ज़्यादा प्यार करती है, इसीलिए वह उससे जलन महसूस करता था। एक दिन किसी बात पर गुस्से में आकर वैदिका लक्ष्मी जी ने राहुल पर हाथ उठा दिया, तो वह गुस्से में घर छोड़कर चला गया। वैदिका जी बहुत परेशान थी, लेकिन राहुल घर लौटकर नहीं आया। अजय ने भी उसे ढूंढने की कोशिश की, पर वह नहीं मिला। तो अजय और वैदिका जी ने सोचा कि खुद ही लौटकर आ जाएगा। वह पहले भी इस तरह जा चुका था और फिर एक हफ्ते बाद लौटकर आ जाता था। अब घर में केवल दो ही लोग थे, अजय और वैदिका जी। अजय ज़्यादा बिजी रहने लगा, तो उसने माँ से कहा कि आपको मैं एक नौकरानी लगवा देता हूँ। वैदिका लक्ष्मी जी हंसकर टाल देती कि अभी इतनी भी मेरी उम्र नहीं हुई है कि घर के काम ना कर सकूं। उन्हें लगता था कि उन्हें कभी कुछ नहीं हो सकता, लेकिन एक दिन किचन में काम करते हुए उनका पैर फिसल गया, तो उनकी कमर में चोट आ गई और घर के काम करने में परेशानी होने लगी। वो बिस्तर की होकर रह गई थी, इसीलिए अजय को उनकी बहुत चिंता होने लगी थी। एक दिन वह उनके लिए एक नौकरानी लाया, जिसने बड़ी सी चादर में खुद को ढक रखा था। मम्मा, ये नौकरानी मेरे दोस्त के घर भी काम करती है। उसी ने मेरे कहने पर इसको यहाँ भेज दिया है। ये आपके घर के सारे काम संभाल लेगी। वैदिका जी भी ये देखकर खुश हो गईं। बहुत अच्छा किया तुमने इसे लाकर। मैं भी सोच रही थी कि कोई काम वाली रख ही लूँ। अजय कहने लगा, मम्मा, आप अपने कोई पर्सनल काम इससे नहीं कराना। ये लोग ये नौकर सर पर चढ़ जाते हैं। मैं आपके सारे काम खुद कर दिया करूँगा और आपको डॉक्टर के भी ले जाया करूँगा। बल्कि आपके लिए एक नर्स मैंने हायर कर लिया है, जो आपको एक्सरसाइज कराने आया करेगी। वैदिका जी तो अपने बेटे के इस प्यार पर बलिहारी हो जाती थी। कितनी चिंता थी उसे। जितना बड़ा बेटा उनकी फ़िक्र करता था, छोटे राहुल को इतनी फ़िक्र नहीं थी, बल्कि बिल्कुल भी नहीं थी। जब भी उससे वैदिका जी फ़ोन करती, उसका नंबर बिज़ी ही जाता था। कभी कभार उसके व्यवहार से वैदिका जी का दिल कट कर रह जाता था। नौकरानी के आने से घर में जैसे रौनक सी आ गई थी। वे बहुत फुर्तीली थी, भाग भाग कर हर काम करती थी। अजय ने वैदिका जी के लिए एक नर्स की व्यवस्था भी कर दी थी, जो रोज़ एक्सरसाइज करवाने आती थी। एक दिन उनकी कमर में बहुत दर्द था। उस दिन नर्स भी नहीं आई थी। उन्होंने बेटे को फ़ोन करके बुलाना चाहा, लेकिन उसका नंबर भी बंद जा रहा था। तकलीफ़ के मारे उनकी आंखों में आंसू आ गए। नौकरानी कमरे में चाय देने आई, तो उनकी हालत देखकर कहने लगी कि मैं आपकी कमर की मालिश कर देती हूँ। उसने इतनी अच्छी मालिश की कि वैदिका जी को बहुत आराम मिला और बहुत समय के बाद उन्हें बहुत अच्छी नींद भी आई। उस नर्स के आने से वैदिका जी की सेहत पर ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ा था। जैसे ही नौकरानी ने उनकी कमर की मालिश की,
तो उनकी तबीयत एकदम अच्छी होने लगी। मालिश करने के बाद वह कहने लगी, मालकिन, आप अपने बेटे को ना बताइएगा कि मैं आपकी मालिश करती हूँ, वरना वह गुस्सा करेंगे। अजय को वैसे भी आजकल घर आने का समय कम ही मिल रहा था। वह अपने बिजनेस को समय दे रहा था, लेकिन क्योंकि उसने भी नौकरानी से पर्सनल काम लेने से मना किया था, इसीलिए वेदिका जी ने उसको नहीं बताया। अब जब भी उनकी कमर में दर्द होता, वह नौकरानी दिव्या को बुलाती और वह भी भाग कर आ जाती और उनकी मालिश कर देती। बल्कि अब तो वह खुद ही रोज़ कहे बिना वेदिका जी की कमर की मालिश कर देती थी और ऐसी मालिश करती कि वेदिका जी का सारा दर्द चला जाता और उनको बहुत आराम मिलता। अब तो उनको डॉक्टर की ज़रूरत भी नज़र नहीं आ रही थी। इसी तरह से बड़ी अच्छी रूटीन चल रही थी और ये सारा कमाल उस नौकरानी दिव्या का था। काम में बिज़ी होने के कारण से कई दिनों से अजय घर पर नहीं आया था और वेदिका जी को उसकी बड़ी चिंता हो रही थी कि उस दिन छोटा बेटा उनसे मिलने चला आया। वेदिका जी बड़ी खुश हुई जब उसने माँ का हालचाल बड़े अच्छे तरीके से पूछा। जाते हुए कहने लगा कि भैया को मत बताना कि मैं आपसे मिलने आया हूँ। वेदिका जी हैरानी से देखते हुए बोली, क्यों? वे कहने लगा, अभी कारण नहीं बता सकता, लेकिन आप वादा करो कि आप उनको नहीं बताओगी। पता नहीं उन दोनों भाइयों के बीच में क्या समस्या चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे खामोशी की जंग चल रही है दोनों के बीच। 2 दिन बाद अजय घर आया तो उस समय दिव्या वेदिका जी की मालिश कर रही थी। उसने अचानक आकर कमरे का दरवाज़ा खोला तो दिव्या को देखकर चौंक गया। कहने लगा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इससे पहले कि वेदिका जी के मुंह से निकलता कि वह मेरी मालिश कर रही है, नौकरानी दिव्या जल्दी से उठ खड़ी हुई और बोली, कुछ नहीं साहब जी, बस इनके बालों में कुछ अटक गया था, वह निकाल रही थी। ये कहते हुए वह कमरे से बाहर चली गई तो अजय अपनी माँ से कहने लगा, मैं तो डर ही गया था कि कहीं इसे आप अपनी मालिश ना करवाती हो। वेदिका जी ने कहा, बेटा, आखिर तुम्हें इस लड़की से क्या परेशानी है? अच्छी खासी बच्ची है, हर काम भाग भाग कर और समय पर कर देती है। और एक वह नर्स है, कामचोर, एक दिन आती है और 2 दिन की छुट्टी करती है। तो अजय बोला, माँ, भला मुझे इससे क्या परेशानी होगी? मैं तो बस यूं ही कह रहा था कि नौकरानी इतनी अच्छी एक्सरसाइज नहीं करवा सकती जितनी कि एक ट्रेंड नर्स। ये ना हो कि आप इस नौकरानी से मालिश करवाएं और एक्सरसाइज करवाएं और तजुर्बे के बगैर आपका कोई हिस्सा ये हिलाकर रख दे। वेदिका जी बेटे की इस चिंता पर मुस्कुरा दी। वह अभी थोड़ा सा ठीक हुई थी और चाहती थी कि एक बार पूरी तरह ठीक हो जाए तो ही बेटे को सरप्राइज़ दें। दिव्या रोज़ रात को पूरा 1 घंटा उनकी मालिश करती और एक्सरसाइज करवाती थी, लेकिन देविका जी को हैरानी थी कि वह हर वक्त अपना चेहरा क्यों छुपाए रखती थी। उसके चेहरे को आखिर ऐसा क्या हुआ था? एक दिन तो वेदिका जी ने पूछ ही लिया कि तुम मेरे सामने तो अपना चेहरा खोल सकती हो, फिर क्यों? वह घबरा गई और कहने लगी, मेरा चेहरा देखने के काबिल नहीं है, आप देख नहीं पाएंगी। उसकी बात से वेदिका जी ने अंदाज़ा लगाया कि बेचारी के साथ ज़रूर कोई हादसा हुआ होगा और चेहरा शायद जल गया होगा। उस दिन के बाद से वेदिका जी ने उससे चेहरा दिखाने को नहीं कहा। अगले दिन वेदिका जी का छोटा बेटा राहुल मिलने आया। जब वेदिका जी उसके पीछे आ रही थी तो खिड़की के पास आकर उन्होंने देखा कि उनका बेटा दिव्या नौकरानी को कुछ दे रहा था। उसके जाने के बाद वेदिका जी ने नौकरानी दिव्या से पूछा कि मेरा बेटा तुमसे क्या बात कर रहा था और उसने तुमको क्या दिया है? वह कहने लगी, वह मुझे आपका ख्याल रखने को कह रहे थे और जाते हुए कुछ पैसे दिए हैं ताकि मैं दिल से आपकी सेवा कर सकूं। पता नहीं क्यों, लेकिन वेदिका जी उसकी बात पर विश्वास नहीं कर पा रही थी कि बात कुछ और ही है। सारी रात वे बेचैन होकर सोचती रहीं, मगर फिर खुद को तसल्ली दी कि उसने जो कहा है उसके अलावा भला और क्या बात हो सकती है। बेटे को मेरी फिक्र होगी, इसीलिए नौकरानी से ख्याल रखने को कहा होगा। अगले दिन बड़ा बेटा तो उनके कमरे में आकर कहने लगा, मम्मा, आप सुबह तैयार हो जाना, मैं आपको अस्पताल लेकर चलूँगा। बड़े दिनों से आपका चेकअप नहीं हुआ। मैं परेशान हो रहा था कि न जाने आपकी कमर का दर्द ख़त्म भी हुआ है या नहीं। वेदिका जी के मुंह से अचानक निकल पड़ा, अरे बेटा,
कमर का दर्द तो कभी का ख़त्म हो गया। तेरी लाई हुई नौकरानी मेरे कमर की रोज़ ऐसी मालिश करती है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, उठकर चल फिर सकती हूँ। इतना सुनते ही वह गुस्से से कमरे से बाहर निकल गया। वैदिका जी अपनी कही हुई बात पर पछताने लगी कि मैंने उसे क्यों बताया ये सब। अब बेचारी दिव्या की शामत आ जाएगी। तभी अजय उसको घसीटते हुए कमरे में लाया और कहने लगा, बताओ किसने तुम्हें यहाँ भेजा है, किसकी साजिश से आई हो। नौकरानी ने जब अपना चेहरा खोला तो उसका चेहरा वैदिका जी देखती ही रह गईं। वैदिका जी की तो जान ही निकल गई। वह तो उनका अपना ही खून था। वैदिका जी की सगी बहन की बेटी, उनकी भांजी अदिति। वैदिका जी के मुंह से निकला, तुम यहाँ। अजय भी चौंक गया, कहने लगा, मम्मा देखा आपने, आपको आपकी बहन ही धोखा दे रही है। अपनी बेटी को यहाँ भेज दिया कि जाकर आपको अपाहिज कर दे, बदला लेने के लिए। थोड़ा समय पहले बहन ने अदिति का रिश्ता अजय के लिए मांगा था, मगर वैदिका जी ने इनकार कर दिया था क्योंकि अजय ऐसा नहीं चाहता था। नौकरानी बनी अदिति रोने लगी और वैदिका जी के कदमों में बैठ गई। आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं यहाँ मम्मी के कहने पर नहीं, राहुल के कहने पर आपका ख्याल रखने आई थी। उसने छोटे बेटे का नाम लिया तो अब तो वैदिका जी और ज़्यादा चौंक गई कि इसे लाया तो अजय था। ये सब आपकी प्रॉपर्टी के लिए आपसे मिले हुए हैं, आपस में मिले हुए हैं, जो नाना की तरफ से आपको मिलने वाली है। इस पर अजय बोला, आपकी बहन और आपका बेटा मिलकर साजिश कर रहे हैं। अदिति उठ खड़ी हुई, कहने लगी, असल साजिश तो आप कर रहे हैं। आपकी ही माँ को बीमार करना चाहते हैं ताकि उनके हिस्से की सारी दौलत आप हथिया लें। अजय और अदिति दोनों लड़ने लगे और एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने लगे। वैदिका जी ने चिल्लाकर कहा, बस करो तुम दोनों, मेरे कमरे से जाओ, मेरे सिर में दर्द होने लगा है। बेटा कहने लगा, मैं रुकता हूँ, आपका सिर दबाता हूँ मम्मा। लेकिन वैदिका जी ने उसे भी जाने का कहकर कमरा लॉक कर लिया। किस्सा कुछ यूँ था कि वैदिका जी दो बहनें थीं। अपने बाप की जायदाद की असल वारिस वह दोनों बहनें ही थीं। असल में वैदिका जी के दादा ने इलाहाबाद में कारोबार करने के बाद एक प्लॉट ले लिया था, जिसे बाद में वैसे ही छोड़ दिया गया। प्लॉट को वैदिका जी और लोग भूल चुके थे। 2 महीने पहले ही पता चला कि जिस जगह पर प्लॉट है वहाँ एक बहुत बड़ी कमर्शियल मार्केट बनने वाली है और वह चाहते हैं कि ये लोग अपनी जगह बेच दें। उसकी डिमांड शायद 5 करोड़ लगी थी और इस समय उन्हें पता चला कि दादा ने एक और भी प्लॉट लिया था। ये प्लॉट भी 5 करोड़ का था। 10 करोड़ की रकम उन्हें मिलने वाली थी। क्योंकि 2 ही बहनें थीं, इसीलिए बराबर की रकम उन दोनों के बीच आती। वैदिका जी आप अब समझ नहीं पा रही थी कि उनकी बीमारी का इस सब से क्या रिश्ता है। अजय भी बहुत ज़्यादा उनका ख्याल रखता था। छोटा भी लापरवाही कर जाता था, लेकिन वैदिका जी उसके प्यार पर शक नहीं कर सकती थी। और वैसे भी उनके हिस्से की रकम तो दोनों बेटों में बराबर ही बांटी जाती। इसमें भला उनकी बहन का क्या फ़ायदा हो सकता था। मगर फिर अदिति यहाँ क्यों थी? वैसे भी तो वो मेरी सेवा करने आ सकती थी। फिर चेहरा छुपाकर और नौकरानी का ढोंग कर आने की क्या ज़रूरत थी? ये सारी बातें वैदिका जी को उलझा रही थी। माँ, मुझे माफ़ कर दो। मैं बिल्कुल नहीं जानता था कि नौकरानी के भेष में अदिति होगी। वैदिका जी बोली, अब सब कुछ छोड़ दो, इन बातों का कोई मतलब नहीं। अजय फिर से कहने लगा, मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाने आया हूँ। हम जाकर आपका चेकअप करवाते हैं और पता करते हैं कि कहीं इसने आपको कोई नुकसान तो नहीं पहुँचाया। वैदिका जी उसके साथ अस्पताल चली गईं। उन्होंने खुद डॉक्टर से सारी बात डिटेल में पूछी तो उसने कहा, आपको कोई बीमारी नहीं, बस कमर दर्द था। अगर आपकी मालिश ना हुई होती तो संभव था कि आप बिस्तर से लग जाती और फालिज हो जाता। कुछ भी हो सकता था, मगर मालिश ने आपको बचा लिया। फिजियोथेरेपिस्ट से बात करने के बाद उनका बेटा उनको टेस्ट करवाने ले गया क्योंकि वैदिका जी अपनी तसल्ली करना चाहती थी। टेस्ट के लिए खून का सैंपल देकर वह घर आ गए। घर आए तो उन्होंने देखा कि अदिति अपना सामान बांध रही है। वैदिका जी उससे बोली, तुम कहीं नहीं जा रही। जब तक सच्चाई का पता नहीं हो जाता तुम यहीं रहोगी। वह रोते हुए पूछने लगी, आप मुझ पर शक क्यों कर रही हैं? वैदिका जी ने कहा, किसी पर शक नहीं कर रही हूँ, मगर मेरे लिए ये जानना अब ज़रूरी हो गया है कि मेरे घर में आखिर चल क्या रहा है। वैदिका जी ने उससे कहा था
कि राहुल को भी यहाँ बुला लें ताकि उससे भी बात कर सकूं। अगले दिन अजय रिपोर्ट्स लेकर आया तो बहुत गुस्से में था। कहने लगा, मम्मा, डॉक्टर ने बताया है कि आपको खाने में कुछ दिया जा रहा है। इतने में अदिति खाना लेकर आई। तुम ही खाना देती हो ना मम्मा को, ज़रूर तुमने ही कुछ मिलाया होगा खाने में। अदिति रुहासी हो गई। कहने लगी, मैं क्यों भला आंटी के साथ ऐसा करूँगी? मैं तो आंटी का ख्याल रखने आई थी। अगर आपको इतना ही शक है तो मैं खुद ये खाना खा लेती हूँ। आप आंटी को बाहर से मंगवा दीजिए। और ख़ुद सामने बैठकर खाना खाने लगी। अब तो शक करने वाली कोई बात ही नहीं रह गई थी। वैदिका जी ने बेटे की तरफ व्यंग भरी नज़रों से देखा तो वह गुस्से में बाहर निकल गया। वैदिका जी उसी समय राहुल को फ़ोन करके बुलाने लगी। वह आया तो उन्होंने उससे पूछा, ये सब क्या है? तुम घर पर क्यों नहीं रहते? कहने लगा, भाई ने निकाल दिया है। कहने लगा, भाई ने निकाल दिया है घर से, मैं कैसे आ सकता हूँ? वैदिका जी ने कहा, वह कौन होता है घर से निकालने वाला? ये मेरा घर है, तुम तुरंत वापस आओ। वह कुछ कहते कहते रुक गया, फिर कहने लगा, अच्छा, आप अब आंटी से मेरे लिए अदिति का हाथ मांग लो, मैं इसे पसंद करता हूँ। वैदिका जी ने कहा, ठीक है, मैं बात करूँगी उनसे, लेकिन मुझे ये महसूस हो रहा है कि मेरे साथ तुम दोनों भाई मिलकर गेम खेल रहे हो। फिर ये सब करने की क्या ज़रूरत है? वैदिका जी उसे काफ़ी देर तक समझाती रही। राहुल हाँ में सिर हिलाता रहा और फिर चला गया। अगले दिन वैदिका जी ने खिड़की से अदिति को बाहर जाते देखा। वैदिका जी भी जल्दी से नीचे आई और उसके पीछे चल दी। घर से पैदल थोड़े फासले पर एक गाड़ी खड़ी थी जिसमें उनका छोटा बेटा राहुल बैठा हुआ था। अदिति भी गाड़ी में बैठ गई। वैदिका जी भी पीछे से आती हुई रिक्शा में बैठ गई और उनका पीछा करने को कहा। ये सब क्या हो रहा था? थोड़ा आगे जाकर गाड़ी रुकी। ये देखकर वैदिका जी हैरान रह गईं कि ये तो वही जगह है जहाँ पर उनके प्लॉट्स हैं। राहुल किसी आदमी से बात कर रहा था। वैदिका जी घर वापस आ गईं। घर आकर वह अपनी सोचों में गुम थी। तभी अजय आ गया और उनके पैर दबाते हुए कहने लगा, मम्मा, आप आंटी से अदिति के लिए मेरी बात कीजिए ना। तुम वैदिका जी उसकी बात पर चौंक गईं। कहने लगी, अब क्या हुआ? पहले तो तुम्हें अदिति पसंद नहीं थी, अब अचानक तुम्हें अदिति अच्छी क्यों लगने लगी? मैं सोच रही थी कि दोनों भाइयों को एकदम से अदिति क्यों अच्छी लगने लगी। तभी दूसरी तरफ से आवाज़ आई, मैं बताता हूँ कि भाई को अचानक अदिति क्यों अच्छी लगने लगी। राहुल कमरे में प्रवेश करते हुए बोला, बल्कि सिर्फ यही क्यों, मैं आपको शुरू से सारी कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी तब शुरू होती है जब भाई ने यूनिवर्सिटी में गलत सोबत पाल ली थी, बुरे दोस्तों और गलत और गैर कानूनी काम। ये जो बहाना होता था पढ़ाई का, इसके बहाने घर के बाहर रहता था, क्योंकि इनका चक्कर एक लड़की से चल रहा था जो इनको पागल बना रही थी और दोनों हाथों से लूट रही थी। जब आंटी ने अदिति का रिश्ता भेजा तो इन्होंने इसलिए इनकार कर दिया था क्योंकि इनका अफेयर किसी और लड़की से चल रहा था। मुझे इसके बारे में पता चला तो ये मुझसे भी झगड़ने लगे। उस लड़की की इच्छा थी कि तुम्हारा नाम तो कुछ भी नहीं है, अगर मुझे चाहते हो तुम्हारे नाम कम से कम घर तो होना ही चाहिए। इन्होंने कागजात तैयार करवाकर बहाने से आपसे साइन करवाकर ये घर अपने नाम करवा लिया है। कारोबार करने के बहाने ये सारा दिन उसी के साथ रहते हैं। उसी समय आपका पैर फिसल गया और आप गिर गई। यह एक नौकरानी लाया ताकि वह आपको ठीक करने के बजाय आपको और बीमार बना दे। मैंने ही भेस बदल कर अदिति को यहाँ भेज दिया ताकि आपका ख्याल रख सके। यह वह सारी दवाइयाँ फेंक देती थी जो भाई से देता था कि मम्मा के खाने में मिला देना, और आपकी मालिश भी करती। उसी नर्स को भी इसने बस फॉर्मेलिटी के लिए रखा था ताकि यह आपकी नज़र में अच्छा बन सके। मैं और अदिति एक दूसरे को पसंद करते हैं, यह बात भी इसे पता चल गई। अब जाहिर है अदिति आंटी की इकलौती औलाद है। यह सारी रकम अदिति को मिलेगी तो इसने सोचा कि अदिति से शादी करेगा तो उसके हिस्से की रकम भी इन्हें मिल जाएगी। यह सब सुनकर वैदिका जी को बहुत दुख हुआ। जिस बेटे पर उन्होंने सारी उम्र ज़्यादा ध्यान दिया उसी ने यह सब किया कि माँ की ममता ही भूल गया। दौलत की लालच में इतना कैसे गिर सकता था। उन्होंने अदिति की शादी राहुल से करवा दी और बड़े बेटे को उस लड़की के चंगुल से छुड़ाकर अजय को उसके बाप के पास भेज दिया। वैदिका जी के बेटे ने घर के कागज़ उनको वापस कर दिए और उनसे माफ़ी मांगी। उनकी परवरिश गलत नहीं थी, बस वह रास्ते से भटक गया था।
लेकिन अब वेदिका जी खुश थी कि सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। तो ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट करके हमें बताइएगा ज़रूर। कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और ऐसी ही दिलचस्प और अच्छी सीख देने वाली कहानियों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।